अगर आप हवाई यात्रा करते हैं, हवाई जहाज में परिवहन करते हैं, हवाई जहाज से देश या विदेश में घूमने जाते हैं और या आप हवाई यात्रा करने की सोच रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बेहद जरूरी है। चलिए शुरू करते हैं आज इसी बात को लेकर अपनी चर्चा कि भारत में हवाई सेवाओं को लेकर पिछले दिनों जो माहौल बना है, खासतौर से अहमदाबाद के अंदर एयर इंडिया का जो विमान क्रैश हुआ है, उसके बाद से लेकर और उससे पहले भी लगातार पिछले पूरे साल में हवाई जहाजों में तकनीकी खराबी को लेकर जो समस्याएं आती रही है, उन सब को देखते हुए आज की परिस्थितियों में अगर हम हवाई जहाज की यात्रा करना चाहते हैं तो हमारे बहुत से साथियों के मन में एक भय बन गया है। उनके मन में एक आशंका है हवाई जहाज की यात्रा को लेकर, उसकी तकनीकी खामियों को लेकर। लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी और महत्वपूर्ण बात है, जो लोग नियमित रूप से हवाई यात्रा करते हैं उनके लिए भी इस वीडियो में खास बातें कि अगर आपकी फ्लाइट रद्द हो गई है, अगर आपकी फ्लाइट लेट हो गई है, अगर आपको प्रॉपर सेवा उस फ्लाइट के अंदर नहीं दी गई है, तो उन सब के संबंध में क्या रेमेडी है। अगर आपने टिकट बुक कराया और आपको टिकट कैंसिल करना है, तो क्या आप जानते हैं कि एक ऐसी सुविधा भी आपको उपलब्ध है कि आप बिना किसी शुल्क के भी एक निर्धारित अवधि के बीच अपना टिकट कैंसिल कर सकते हैं। तो इन्हीं सब मुद्दों को लेकर आज मैं आपके बीच हूं। नमस्कार साथियों, कंज्यूमर न्यूज ऑनलाइन चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है और मैं आज बात कर रहा हूं भारत में हवाई यात्रा के दौरान यात्रियों को जिन समस्याओं का सामना करना पड़ता है या जो समस्याएं संभावित है आज हमारे सामने आ रही है, और उनमें शामिल है उड़ान का रद्द हो जाना। आपकी पूरी तैयारियां धरी रह जाती है, कई बार उड़ान रद्द हो जाती है या कई बार फ्लाइट बहुत देरी से आती है, फ्लाइट लेट होती है। इसके कारण यात्रियों की पूरी योजना, जिसमें होटल बुकिंग, कामकाज, मीटिंग आदि सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाती, बिगड़ जाती है। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे मौसम की खराबी, खासतौर से बरसात के मौसम में या धुंध के मौसम में भारत में देखते हैं। तकनीकी खराबी का भी जहां तक सवाल, आप देखें पिछले साल में तकनीकी खराबी की शिकायतें बढ़ी है। इस साल अब तक 183 बार तकनीकी शिकायत आ चुकी है। इसके साथ ही साथ उपभोक्ता जिस समस्याओं का सामना कर रहे हैं वो कि टिकटों की कीमतों में अचानक बढ़ जाना, मनमानी ढंग से कीमतों के अंदर कमी ज्यादा होना, साथ ही बर्थ, सीट, भोजन, बैग आदि के नाम पर आपसे तरह तरह के अलग से शुल्क लिए जाना। आपको ये सीट रखनी है या वो सीट रखनी है, और इन सब के सीट्स के संबंध में कीमतों को मनमानी ढंग से ऊपर नीचे की जाने की शिकायत में बिना सूचित किए आपके सामने ये दिक्कतें आती है कि आपकी सीट की रेट अगर आपने टाइम पे बुक नहीं करा है उसको बदल देती है। किराया तो घटता बढ़ता है ही, इसके साथ ही साथ एयरपोर्ट पर सुविधाओं की कमी, लंबी कतारें। मैं खुद एक फ्रीक्वेंट फ्लायर हूँ, मैं देखता हूँ कई बार कई एयरपोर्ट पर बाहर से जाने के लिए लाइन लगती है, सुविधाओं का अभाव है, खान पान, साफ सफाई जैसी समस्याएं हैं, और कई एयरपोर्ट पर वाईफाई जैसी बेसिक सुविधा भी जो हर परिवहन हवाई यात्री को मिलनी चाहिए नहीं मिल पाती। उस तरह की दिक्कतें सामने आती है। आज हम इसी बात को लेकर चर्चा कर रहे हैं कि सामान का नुकसान, संबंधित सेवाओं में कमी, हमारे जो बैग हैं, जो कैबिन बैग है या जो अंदर रखने वाला बैग है, उसका खो जाना, क्षतिग्रस्त हो जाना। कई बार हम देखते हैं कि वो बहुत देर से मिलता है। कई बार हमने टिकट लिया है कनेक्टिंग फ्लाइट का, एक फ्लाइट हमारी लेट हो गई है, इससे कनेक्टिंग फ्लाइट छूट गई है। इसी के साथ कर्मचारियों का व्यवहार और सुरक्षा के दौरान भी कर्मचारियों द्वारा असभ्यतापूर्ण, अनुत्तरदायी होने की शिकायतें भी मिलती है। सुरक्षा की जांच कई बार अनावश्यक कठोरता बरती जाती है और वो जरूरी है, लेकिन उनकी तरीका कई बार ऐसा लगता है कि मानवीय तरीके से उसे हैंडल नहीं किया जा रहा। अनावश्यक रूप से आपको परिवहन, हवाई परिवहन के दौर में खास तौर से परेशान किया जाता है। इसमें हमने साथ आते साथ इसके साथ ही साथ अधिकतर हम में से लोग ये भी नहीं जानते कि यात्रियों के अधिकार क्या हैं, हवाई यात्रियों के अधिकार क्या हैं।
एक सिटीजन चार्टर जो भारत सरकार के नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने अधिकार जारी किया है, उसके संबंध में भी उपभोक्ताओं को जानकारी नहीं होती। वो भी मैं आज इस कार्यक्रम में परत दर परत आपको बताऊंगा कि किस तरह उड़ान रद्द हो जाने या देरी हो जाने पर आपका क्या अधिकार है, वहां किस तरह आपको फ्लाइट रद्द होने पर विकल्प मिलना चाहिए, रिफंड मिलना चाहिए। जी हाँ, समझिए, अगर उड़ान भारत में 2 घंटे से अधिक देरी से है, ये अलग अलग मामलों में अलग अलग इसके लिए नियम है, तो एयरलाइन को भोजन, पानी और आराम की व्यवस्था आपकी करनी चाहिए। 2.5 घंटे तक की आपका उड़ान का समय है, वो 2 घंटे से लेट हो गई, 2.5 से 5 घंटे की उड़ान का समय 3 घंटे लेट हो गई, या 5 घंटे से अधिक उड़ान का समय और फ्लाइट 4 घंटे से अधिक लेट हो गई, तो आपका अधिकार निःशुल्क भोजन और आवास का। इसी तरह 6 घंटे से अधिक फ्लाइट लेट है, 24 घंटे से पूर्व उसकी सूचना देना जरूरी है। वैकल्पिक उड़ान या पूरी धनराशि आपको लौटाना जरूरी है। और अगर 24 घंटे से ज़्यादा लेट है या रात को 8 से 3 बजे के बीच फ्लाइट 6 घंटे से ज़्यादा लेट है, तो भी आपको मुफ्त होटल और आवास का अधिकार है। साथ ही साथ ये जानकारी का अधिकार है, उड़ान की स्थिति क्या है, देरी, रद्दीकरण और शुल्क के बारे में सारी जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है। और इतना ही नहीं, आपको शिकायत दर्ज करने का भी अधिकार है। अगर आपकी उड़ान रद्द की गई है, 2 सप्ताह पूर्व उसकी सूचना दी जाती है, तो वैकल्पिक उड़ान या धन वापसी का आपका अधिकार है। लेकिन अगर समय पे सूचना नहीं दी जाती, तो बहुत सारी जिम्मेदारी इस बात को लेकर के एयरलाइन कंपनियों की बन जाती है। इसी तरह दिव्यांगों के लिए, बुजुर्गों के लिए, गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष सेवाओं का लाभ आप ले सकते हैं। अगर वो खुद सक्षम नहीं है, अपनी अकेले यात्रा करने में दिक्कत आती है, आपको मदद लेने का अधिकार है, प्राथमिकता और सहायता का अधिकार है। और इसके साथ ही साथ जो महत्वपूर्ण अधिकार है वो है उचित सेवा का अधिकार और सम्मानजनक व्यवहार और गुणवत्तापूर्ण सेवा का अधिकार आपके पास मौजूद है। साथियों, अगर आपको लगता है कि ये सब चीजें, ये जो अधिकार हैं जिनकी मैं चर्चा कर रहा हूं, वो अधिकार सही ढंग से पालना उनकी नहीं हो रही है, तो आपके पास उससे संबंधित शिकायतों को लेकर भी कार्रवाई करने का अधिकार है। लेकिन आइए इन सब चीजों पर परत दर परत में खुलासा करूं, उससे पहले हम जानें कि भारत में एयरलाइंस की स्थिति क्या है, भारत में हवाई सेवाओं की स्थिति क्या है। आज ये कितना महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि आज भारत में हर साल 10 करोड़ से ज्यादा यात्री डोमेस्टिक यानी घरेलू हवाई यात्रा करते हैं और 5 करोड़ के लगभग यात्री अंतर्राष्ट्रीय यात्री भारत के अंदर हवाई यात्रा लेते हैं। तो लगभग 15 करोड़ यात्री हर साल, आप देख रहे हैं बहुत तेजी से भारत का हवाई परिवहन का जो कारोबार है बहुत तेजी से बढ़ता एक कारोबार है। और दुनिया के उन चुनिंदा देशों में जहाँ इतनी बड़ी तादाद में हवाई यात्री उपलब्ध है, भारत अपनी बहुत ही ऊंची स्थिति रखता है और बहुत तेजी से दुनिया के उन टॉप शहरों में से, पूरे उन टॉप देशों में से शामिल होने जा रहा है जहाँ इतनी बड़ी तादाद में हवाई जहाज से यात्राएं की जाती है। 1911 में अगर हम इतिहास में जाके देखें तो भारत में सबसे पहली बार एक हवाई जहाज उड़ाया गया था, और ये उड़ाया गया था इलाहाबाद से लेकर नैनी के बीच में। लेकिन ये परिवहन विमान था और इसके जरिए डाक भेजी गई थी, एयर मेल इसके जरिए भेजी गई थी। जहां तक भारत में परिवहन के तौर पर हवाई यात्रा का सवाल है, तो सबसे पहली उड़ान 1932 में भरी गई थी। यानी अगर हम मोटे तौर पर देखें तो एक बहुत लंबा इतिहास भारत में हवाई सेवाओं का रहा है। 1932 में सबसे पहली उड़ान जो टाटा एयरलाइंस उसमें बनी थी, उसने कराची से मुंबई के बीच में भरी थी। आपको याद होगा अभी कुछ ही दिनों पहले एयर इंडिया का फिर से निजीकरण हुआ है और एयर इंडिया को फिर से टाटा एयरलाइंस, टाटा ग्रुप ने खरीद लिया है। टाटा ग्रुप ही वो ग्रुप था। अभी जब अहमदाबाद एयर इंडिया का फ्लाइट क्रैश हुआ, लोग ये जानना चाह रहे थे कि ये कौन सा ग्रुप है, कितना अनुभव है। लेकिन आपको मैं बताना चाहूंगा कि हिंदुस्तान में सबसे पहले परिवहन हवाई सेवाएं टाटा एयरलाइंस ने शुरू की थी। और बाद में 1953 में एक मौका आया जब सरकार ने लगभग सभी प्राइवेट एयरलाइंस का राष्ट्रीयकरण कर लिया और एयर इंडिया का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया। और उसके बाद से
काफी वर्षों तक एयर इंडिया, इंडियन एयरलाइंस जैसी कंपनियों को सरकारी तौर पर चलाया गया, लेकिन भारत में बहुत सारी हवाई कंपनियां हमने देखा है लगातार घाटे का शिकार होती रही है, बंद होती चली गई है। इन सब के बीच एयर इंडिया भी गंभीर आर्थिक संकट में फंस गया था और इसके प्राइवेटाइजेशन का फैसला करना पड़ा, इसके निजीकरण का फैसला करना पड़ा और फिर से एक बार टाटा ग्रुप ने इंडियन एयरलाइंस का नियंत्रण अपने हाथ में लिया है और आज वो एक प्रमुख एजेंसी भारत की एयरलाइंस में से एक है। इसके अलावा इंडिगो एक बहुत बड़े नए बाजार का उन्होंने एक्वायर किया है, बहुत बड़े बाजार पर आज उनका कब्जा है और भी बहुत सी प्राइवेट एयरलाइंस आज हिंदुस्तान में चल रही है। तो ये जो पूरा का पूरा एयरलाइन का सेक्टर है, इसमें जो शिकायतें आती है, इसको कौन रेगुलेट करता है, इसका कौन नियंत्रण करता है? तो साथियों, यहाँ ये जान लेना बेहद जरूरी है कि भारत में नागरिक उड्डयन महानिदेशालय जो है वो इन सब के ऊपर एक रेगुलेटर के तौर पर काम करता है और भारत सरकार का नागरिक उड्डयन मंत्रालय इसके ऊपर भारत सरकार की मिनिस्ट्री के लेवल पर पूरे नियंत्रण के लिए जिम्मेदार है, इसकी देखरेख करता है। जब भी हमारे पास कोई बड़ी शिकायतें आती है, आपको याद होगा मैंने कुंभ के दौरान मामला उठाया था कि किस तरह हवाई जहाज की कीमतें अचानक बढ़ा दी गई है, किस तरह इलाहाबाद जाने वाली फ्लाइटों की कीमतें 4-4, 5-5 गुना बढ़ा दी गई है। इन सबको देखने की जिम्मेदारी नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के साथ नागरिक उड्डयन मंत्रालय की। और साथियों, इसके साथ ही जो हवाई जहाज की सुरक्षा का सवाल है, हाल ही में एयर इंडिया की क्रैश के बाद से जो बहुत अधिक चर्चा में आया है, वो मामला देखने की जिम्मेदारी नागरिक विमानन और सुरक्षा ब्यूरो की भारत के अंदर है, जो इस चीज को देखते हैं। आइए, हम बात कर रहे थे कि अगर जो शिकायतें हैं, जो हवाई जहाज से संबंधित, यात्रा संबंधित आपको शिकायतें आ रही है, उनको लेकर क्या स्थिति है, तो मैं बताना चाहूंगा कि साल शुरू से ही इस तरह की शिकायतों की संख्या तेजी से बढ़ी है। जनवरी से लेकर अब तक जुलाई तक 4000 से ज्यादा शिकायतें हवाई जहाज से संबंधित उड्डयन महानिदेशालय को मिल चुकी है, जो पिछले साल पूरे साल में 4000 थी, लेकिन इस बार जनवरी से लेकर जुलाई तक यानी 7 महीनों में ही 4000 को पार कर चुकी है वो स्थिति है। तो ये शिकायतें कैसी आती है, इसको आप कैसे शिकायत कर सकते हैं, कहाँ इसके ऊपर आप कार्रवाई कर सकते हैं, यदि आपकी समस्या है तो उसे आप कैसे सही तरीके से दर्ज कर सकते हैं, उसका समाधान कैसे पा सकते हैं, यह जानना भी आपके लिए बेहद जरूरी है। तो आप समझिए कि आपके पास अगर हवाई जहाज से संबंधित यात्रा के दौरान कोई शिकायत हो गई है तो आपको शिकायत कहाँ दर्ज करानी चाहिए? सबसे पहले एयरलाइन की ग्राहक सेवा, जिस एयरलाइन से आपने टिकट लिया है उसकी ग्राहक सेवा पर आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं। फोन के जरिए, ईमेल के जरिए, वेबसाइट के जरिए, मोबाइल ऐप के जरिए आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं। और उसके बाद अगर आपको लगता है कार्रवाई नहीं हो रही है तो DGCA यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, जिसकी मैंने बात की, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय पर आप अपनी शिकायत उनके पोर्टल पर जाकर एक निर्धारित फॉर्म में भरकर करा सकते हैं। मोबाइल ऐप के जरिए भी आप शिकायत कर सकते हैं। इतना ही नहीं, एयरपोर्ट पर जो शिकायत काउंटर बने होते हैं वहां भी जाकर आप सीधे शिकायत दर्ज करा सकते हैं। साथियों, केवल शिकायत वही कराने का नहीं माध्यम और भी है, वो मैं बात करूंगा, लेकिन उससे पहले बताऊं कि एयरलाइंस आमतौर पर 20 से 30 दिन के बीच शिकायत का समाधान करने की कोशिश करती है। इसी तरह नागरिक उड्डयन महानिदेशालय भी आपकी शिकायत के समाधान की कोशिश करता है। लेकिन अगर आपको लगता है कि शिकायतों का प्रभावी ढंग से समाधान नहीं हो सका, आपको लगता है कि ऑनलाइन शिकायत प्रणाली जो DGCA की वेबसाइट पर उपलब्ध है, https://dgca.gov.in, उस पर भी आपने शिकायत करी है लेकिन कोई प्रभावी इसका निस्तारण नहीं हो रहा है, तो आपके पास एक महत्वपूर्ण विकल्प के तौर पर उपभोक्ता आयोग मौजूद है, राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन मौजूद है। अगर आपको लगता है सेंट्रलाइज्ड कंप्लेंट अथॉरिटी DGCA और के माध्यम से शिकायत का निपटारा नहीं हो रहा है, तो आपको क्या करना है? राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन, नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन 1915 का नंबर है, उस पर आप इनके खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकते हैं। साथियों, आपको मैं याद दिलाना चाहूंगा, कोरोना के दौरान जब देश भर की फ्लाइटें रद्द हुई और उपभोक्ताओं को टिकट रद्दीकरण के बाद
उनका पैसा वापस नहीं दिया जा रहा था, तब ये सारे मामले कंज्यूमर हेल्पलाइन के जरिए केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण के पास पहुंचे और केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने स्पष्ट निर्देश दिए, सभी एयरलाइंस को निर्देश दिए कि वो ऐसा सारा टिकट का पैसा उपभोक्ताओं को वापस लौटाए। और अगर उपभोक्ता आयोग में जाने से पहले जो हेल्पलाइन में आपने शिकायत की है उसके जरिए भी आपकी शिकायत का निपटारा नहीं होता है, तो आपको उपभोक्ता आयोग में जाने का विकल्प खुला है, जहां पूरी क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के अधिकारी हैं। आप पूरी शिकायत जो नुकसान हुआ उसको प्राप्त कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको कहा, इससे संबंधित बहुत सारे प्रावधान है, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान है, मैंने शुरू में जिसकी बात की थी कि आपके पास एक बहुत बड़ा अधिकार है। अगर आपने टिकट बुक कराया है और आप उसे कैंसिल कराना चाहते हैं, उसे सुधार करना चाहते हैं, उसमें गलती हो गई है, तो 24 घंटे का आपको अवसर है। आप फ्री में अपने टिकट को कैंसिल करा सकते हैं, आपको 1 रुपया उसका शुल्क नहीं लगेगा, आप उसमें संशोधन करा सकते हैं। ये भारत के उपभोक्ता अधिकारों में जो उड्डयन परिवहन की तरफ से सिटीजन चार्टर है उसमें है। अगर आपको घबराने की जरूरत नहीं है, पैसे का नुकसान करने की जरूरत नहीं है, 24 घंटे के अंदर अगर आप अपने टिकट को कैंसिल करवाते हैं तो आपको किसी भी प्रकार का पैसा उसमें कटेगा नहीं। इसके अलावा आजकल सोशल मीडिया के जरिए ट्विटर पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर बहुत सारे और उपलब्ध हैं, आपके पास विकल्प उपलब्ध है शिकायत के बारे में। और अगर आप टैग करते हैं, उसमें डीजीसीए को टैग करते हैं, एयरलाइंस को टैग करते हैं, तो बहुत जल्दी इस बात की कोशिश होती है कि आपकी शिकायत का समाधान हो सके। लेकिन साथियों, यहीं पर मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि हमने सिस्टम की बात की, शिकायत की बात की, लेकिन हमारी भी जिम्मेदारी है, हमें भी सावधानी रखने की जरूरत है। एयरलाइन सेवाओं का अगर हम उपयोग कर रहे हैं, सुरक्षा की दृष्टि से भी आप देखिए बहुत सारी चीजें बैन की गई है जो हमें फ्लाइट के जाते समय नहीं ले जानी चाहिए। हमें सबसे पहले यात्रा से संबंधित सारे नियम और शर्तों को ध्यान पूर्वक पढ़ लेना चाहिए ताकि हम उनको सही ढंग से पालना कर सके। अक्सर हम देखते हैं वहां जाते हैं तो हमारा सामान निकलवा लिया जाता है क्योंकि हमने पहले उसे देखा नहीं है। अपनी टिकट, बोर्डिंग पास और जरूरी दस्तावेजों को संभाल कर रखें, समय से पहले एयरपोर्ट पर पहुंच जाएं। आजकल कई जगह 2 घंटे से ज्यादा समय लगने लगा है, तो ऐसी स्थिति में जो निर्धारित आपको समय दिया गया है, आप इस बात को सुनिश्चित बनाने की कोशिश करें कि आप वहां समय से पहले एयरपोर्ट पहुंच रहे हैं। सोशल मीडिया, तमाम दूसरी शिकायत पोर्टलों का सही ढंग से उपयोग करें, उनके संबंध में जानें किस तरह से ये सारी चीजें हवाई सेवाओं के अंदर में आ सकती है। अपनी बात पूरी करने से पहले मैं भारत सरकार के एक वरिष्ठ प्रशासनिक, भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी का हाल ही में एक ब्लॉग उन्होंने एक सोशल मीडिया पर डाला है, उसको लेकर मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा। उन्होंने बताया कि लगभग 50 साल से वो हवाई यात्राएं कर रहे हैं, 51 से अधिक देशों में उन्होंने यात्रा की है, लेकिन आज के दौर में जैसी समस्याएं वो देख रहे हैं, उनका लिखना था कि एक डर लगने लगता है जब हवाई जहाज मौसम की खराबी के क्षेत्र में फंसता है तो एक घबराहट होने लगती है, हार्ट बीट बढ़ जाती है, पूरी समस्याएं ऐसे लगने लगता है कि हम किसी संकट पे तो नहीं फंस गए। तो ये जो परिस्थिति पैदा हुई है, मुझे याद आ रहा है उन्हीं की एक शिकायत एक एयर सेवा के खिलाफ कुछ साल पहले हमारे पास आई थी, जब उनको एक मीटिंग में, सरकारी मीटिंग में जाना था, लेकिन उनकी फ्लाइट को बिना समय पर बताए रद्द कर दिया गया। वो जिस एयरलाइन की शिकायत थी, हमने कार्रवाई की, लेकिन तब तक वो एयरलाइन घाटे के चलते बंद होने के कगार में चल गई, दिवालिया के प्रोसेस में चली गई, और वो पूरी की पूरी समस्याएं उस एयरलाइन से संबंध में लोगों को निपटनी पड़ी। ऐसी बहुत सारी और भी एयरलाइंस कंपनियां हैं जिन्होंने घाटे के चलते, आप देखिए भारत में उनको अपनी एयरलाइन की सेवाएं बंद करनी पड़ी है। लेकिन अभी जो मुद्दा इन्होंने उठाया है बिल्कुल सही है। मैं खुद एक फ्रीक्वेंट फ्लायर हूं, मैंने कई 100 बार हवाई जहाज की यात्राएं की है, डोमेस्टिक देश में भी और विदेशों में भी कई बार मुझे जाने का मौका मिला है। लेकिन अब इन परिस्थितियों के बाद स्थितियां बदली हुई लगता है पायलट पूरी तरह गंभीरता दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा है।
जो सर्विसेज हमें मिलनी चाहिए उनका सही ढंग से पालना हो रही है या नहीं हो रही, इस स्थिति को बदलने के लिए फिर से एयर सेवाओं में, ठीक है, मजबूरी है, जाना होगा, यात्रा करनी होगी, लेकिन पूरे विश्वास के साथ, आत्मविश्वास के साथ, पूरे सही ढंग से हम यात्राएं कर सके, इस दिशा के लिए अभी सभी स्तर पर बहुत काम किए जाने की जरूरत है। कुछ दिन पहले हमने YouTube पर ही हमारे चैनल में बताया कि किस तरह एयरलाइंस की प्राथमिकताएं यात्रियों को इकट्ठा करने के लिए प्रचार पर है, लेकिन सुरक्षा सुविधाएं वो प्राथमिकता नहीं है, शायद ऐसा लगता है। और अब जबकि प्राइवेटाइजेशन हो गया है, सारे एयरपोर्ट प्राइवेट सेक्टर्स में चले गए, उनके जो खर्चे हैं, जो सेवा शुल्क वसूल की जा रहे हैं, क्या वो यात्रियों के लिए बर्दाश्त करने लायक हैं? भारत जैसे देश में जहाँ आज भी बहुत बड़ी आबादी गरीबी के अंदर निवास करती है, किसी तरह अगर हिम्मत करके वो हवाई जहाज का टिकट, उड़ान जो योजना भारत सरकार ने शुरू की, छोटे छोटे शहरों को जोड़ा के तहत हवाई जहाज पे जाना चाहते हैं, तो क्या एयरपोर्ट की महंगी सेवाएं लेने में वो सक्षम है? हमने कुछ दिन पहले उत्तराखंड एयरपोर्ट को लेकर एक समस्या उठाई थी कि किस तरह वहां विदेशी सामान जो भारतीय कानूनों के अनुसार बिकना नहीं चाहिए, खाने पीने का सामान वहां बिक रहा था। मैं अंडमान भी गया, वहां भी विदेशों से इस तरह का सामान एयरपोर्ट पर उपलब्ध था, जिसको लेकर FSSAI की जो गाइडलाइन है उसकी पालना नहीं हो रही थी साथियों। लेकिन आज मैं इस बारे में भी बात करना चाहूंगा कि क्या हवाई जहाज की यात्रा करने वाले, एयरपोर्ट पे जाने वाले यात्रियों के लिए जो बेसिक सुविधाएं हैं वो उचित कीमत पर उपलब्ध हैं? एक बार परिवार के साथ मेरे एक मित्र यात्रा कर रहे थे, एक कुंभ के मेले में नासिक में हम लोग जा रहे थे, 15-20 लोग थे, हमें नासिक जाना था, दिल्ली हमने फ्लाइट ली और दिल्ली से हमें नासिक जाना था। दिल्ली एयरपोर्ट पर जयपुर से दिल्ली एयरपोर्ट हम गए और वहां हम रुके हुए थे 15-20 लोग। तो मेरे जो साथ थे उनकी पत्नी ने उनसे कहा कि हम चाय पीना चाहते हैं, चाय लेके आइए। वो घूमने गए, लेके आए और कोल्ड ड्रिंक की बोतल ले आए कि आप इससे काम चलाइए। उनकी पत्नी नाराज हुई, हम चाय पीना चाहते हैं, आप कोल्ड ड्रिंक क्यों ला रहे हैं? मैंने उनसे कहा भी चाय अवेलेबल है, लेके क्यों नहीं? यार उन्होंने बताया कि 246 रुपए की पर कप चाय अवेलेबल है। अभी एक सामान्य औसत व्यक्ति के लिए जो अपनी धार्मिक आस्था के लिए किसी तरह यात्रा करने के लिए हवाई जहाज का टिकट उसने जुटाया है, क्या ये संभव है कि वो 15 लोगों के समूह के लिए 300 रुपए की, 250 रुपए की चाय की व्यवस्था करें? क्यों नहीं आज भी हम इसको सही ढंग से रेगुलाइज कर पाते? क्यों नहीं आज हम इस संबंध में एक ऐसा सिस्टम बना पाते कि जिसको जैसी सुविधा चाहिए? मुझे याद है देश के प्रधानमंत्री जी ने जब उड़ान यात्रा योजना शुरू की थी, उन्होंने कहा था कि हम चाहते हैं कि हवाई सेवाओं को निम्न मध्यम वर्ग तक के लोगों के लिए सुलभ कराया जा सके। कई जगह सरकारें आपको तीर्थ यात्रा खुद के खर्चे पर कराती है, लेकिन अगर वहां उनके लिए एयरपोर्ट्स पर इस तरह की सुविधाएं सही दाम में उपलब्ध नहीं है तो ये उनके लिए एक बड़ी चुनौती है। साथियों, हवाई सेवाओं को लेकर बहुत सारे मामले जुड़े हैं, बहुत लंबा विषय है, मैं बहुत अधिक चर्चा इस विषय में कर नहीं पाऊंगा, लेकिन लगातार इससे जुड़े मुद्दों को लेकर मैं आपके बीच आता रहूंगा। लेकिन आप हमें बताइए, आपको आज हवाई समस्या सेवाओं के सामने क्या समस्या आ रही है? हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए। साथियों, ये चैनल कंज्यूमर प्रोटेक्शन का चैनल है, उपभोक्ता संरक्षण के लिए हम काम कर रहे हैं। हम लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए काम कर रहे हैं और उपभोक्ता संरक्षण का आंदोलन आम आदमी के, आम उपभोक्ता के कल्याण का आंदोलन है। यदि आपने अपने अधिकारों के बारे में जागरूक होंगे तभी आप अपनी यात्रा को बेहतर, सुरक्षित और आरामदायक बना सकते हैं। अगर आपके साथ किसी तरह की गड़बड़ी हुई है तो निश्चित रूप से शिकायत करने के लिए आ जाइए, उपभोक्ता आयोग में जाइए, राष्ट्रीय हेल्पलाइन में जाइए या देश के किसी भी सचिव उपभोक्ता संगठन के पास जाइए। और साथियों, जरूर अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए ताकि ये अभियान अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। आपके कमेंट बॉक्स में अगर आप कोई भी कमेंट करते हैं, हम कोशिश करेंगे कि उनका जवाब दें। मैं हर बार एक नया मुद्दा लेकर आपके बीच आता हूँ, शीघ्र ही आऊंगा। जुड़े रहिए हमारे साथ कंज्यूमर न्यूज ऑनलाइन इस चैनल पर। धन्यवाद। जय हिंद।